Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Hub of Conceptual Physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ मीन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 देख ले पहले कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसके बाद वो ये लेक्चर स्टार्ट करें. सही है. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन बाय एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर आपको मेरी जीमेल आईडी नज़र आ रही है कंटेक्ट में, इस पे आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस. अच्छा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइसोकोरिक. देखो, आइसो मीन्स सेम एंड कोरिक मीन्स वॉल्यूम. सही है. आइसो मीन सेम एंड कोरिक मीन्स वॉल्यूम. आइसो का मतलब है सेम और कोरिक मीन्स का मतलब है वॉल्यूम, यानी सेम वॉल्यूम. तो अब इसकी डिफिनीशन क्या है. अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच हीट इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ सिस्टम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. वो प्रोसेस जिसमें हम या तो किसी सिस्टम को हीट देंगे और या किसी सिस्टम से हीट रिमूव करेंगे, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे. यानी अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं या सिस्टम से हीट लेते हैं, दोनों में वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. देखो स्टूडेंट्स, नेम से जाहिर है आइसो का मतलब है सेम, कोरिक का मतलब है वॉल्यूम, यानी वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. चलो इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं. इस डायग्राम को अगर आप देख लें तो लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है और इसमें मैंने एक गैस जो है वो एनक्लोज किया है, बंद किया है. इस सिलेंडर का जो पिस्टन है वो फिक्स्ड पिस्टन है, यानी इस गैस के ऊपर जो पिस्टन रखा हुआ है, जो वो क्लोजिंग मटेरियल है, वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता. और इस सिलेंडर को मैंने नीचे रखा है HTR पे. HTR स्टैंड्स फॉर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यानी यहाँ से हम इस सिस्टम को क्या देंगे, हीट देंगे. तो देखो, अगर मैं यहाँ पर इस सिस्टम को नीचे से हीट देता हूँ तो वो हीट जो है इस सिस्टम में एब्जॉर्ब, यानी एक गैस के मालिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हीट कन्वर्ट होगा 2 पार्ट्स में. एक इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और एक क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे. लेकिन यहाँ पर केस कुछ डिफरेंट होगा. क्यों? यहाँ पर हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोकोरिक. वॉल्यूम सेम होगा, यानी पिस्टन जो है ये फिक्स्ड है, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा. तो यहाँ पर हम जितना भी हीट देंगे वो तमाम के तमाम हीट कन्वर्ट होगा किस में, वो तमाम के तमाम हीट कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में. चूँकि यहाँ पर ये पिस्टन जो है फिक्स्ड है, ये ना ऊपर जा सकता है न नीचे आ सकता है. तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो. सही है. तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा. अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें, हमने पढ़ा कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा. जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेल्टा W की जगह वैल्यू पुट की है P और डेल्टा V. अब ये कहाँ से आया, तो सामने ब्रैकेट में मैंने लिखा है, हमें पता है वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के. अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई A, तो इससे F की वैल्यू निकाले तो F की वैल्यू आ जाएगी P मल्टीप्लाई बाई A. तो F की जगह मैंने वैल्यू पुट की है PA और D अपनी जगह पे.
अब नेक्स्ट स्टेप में W इज इक्वल टू P अपनी जगह पे और एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को हम वॉल्यूम कहते हैं, तो इसकी जगह मैंने लगाया डेल्टा V। अब क्या करे, वर्क की जगह पुट करे P इंटू डेल्टा V, तो वो मैंने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो इसकी जगह ज़ीरो पुट करे और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो देखो यहाँ पर इट मीन्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने पहले से बताया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जितना भी हीट सप्लाई करते हैं वो तमाम के तमाम हीट जो है वो कन्वर्ट होता है इंटरनल एनर्जी में, और यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होता। सही है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होता। अब अगर मैं इस तरह करूँ, ये तो हमने सिस्टम को हीट दे दिया, अब अगर मैं सिस्टम से हीट रिमूव करूँ तो साइन कन्वेंशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम सिस्टम से हीट रिमूव करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा Q से, तो हीट रिमूव का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा माइनस डेल्टा Q, और हीट रिमूव करने से उसकी इंटरनल एनर्जी का जो उसका टेम्परेचर होगा या इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर क्या है, हीट जब हम रिमूव करेंगे तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा, और जब भी टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं माइनस से। तो देखो अगर हम सिस्टम से हीट रिमूव करेंगे तो फिर मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। और आइसोकोरिक प्रोसेस के एग्जांपल क्या है, प्रेशर कुकर, सही है ना, जिस चीज़ में हम कुकिंग करते हैं, जो औरतें उसमें कुकिंग करती है प्रेशर कुकर में, वो आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल है। हम इसको हीट दे भी सकते हैं, उससे हीट रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों केसेस में देखो उसका जो ढक्कन होता है, पिस्टन होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड, और उसको जब हम जितना भी हीट देते हैं वो तमाम के तमाम कन्वर्ट होता है इंटरनल एनर्जी में। इसका ग्राफ क्या है, तो ग्राफ को देखो, वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम को। तो लेट्स सपोज मेरे पास जो पॉइंट है V1 और उस पे प्रेशर क्या है P1, P1 प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या था V1, ये हम आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ पढ़ रहे हैं, सही है। अब जब मैंने प्रेशर बढ़ाया P2 तो ग्राफ बिल्कुल वर्टिकली ऊपर P2 की तरफ गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राफ नहीं गया, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो देखो P1 पॉइंट पर भी वॉल्यूम V1 है और P2 पॉइंट पर भी वॉल्यूम क्या है, वो V1 है, सही ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सही है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो ये मेरे पास ग्राफ है आइसोकोरिक प्रोसेस का, और याद रखो इसके ग्राफ को हम कहते हैं आइसोकोर, ISOCHOR, आइसोकोर। और सामने मैंने लिखा है नोट, एरिया इनक्लोज्ड बाय PV ग्राफ इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज ज़ीरो। याद रखो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या होता है, ज़ीरो। देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये कोई एरिया इनक्लोज नहीं करता, इसके नीचे कोई एरिया नहीं है। जब एरिया नहीं है तो याद रखो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। अच्छा, अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम एंड बैरिक मीन्स प्रेशर, सही है, ये बहुत आसान है, आप इसकी ये वर्ड से भी समझ सकते हैं कि वो प्रोसेस, वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो सेम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर पर हो। तो आइसो मीन्स सेम एंड बैरिक मीन्स प्रेशर। डिफिनीशन क्या है, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच हीट इज एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें या तो हम सिस्टम से हीट रिमूव करते हैं या हीट देते हैं, लेकिन उस दोनों दौरान उस सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। या आप इसकी डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, सही है। अब इसकी डायग्राम को जरा देखें, तो लेट्स सपोज इनिशियली जो मिड वाला सिलेंडर है, ये इनिशियली इसका डायग्राम था, एक सिलेंडर में मैंने गैस को इनक्लोज किया है, और इस सिलेंडर का जो इसके ऊपर मैंने पिस्टन या ढक्कन रखा है वो मूवेबल है, वो क्या है, मूवेबल।
अब लेफ्ट साइड पर देखो, जब मैं सिलेंडर को HTR पे रख दूं, HTR मीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, तो जब मैं इस सिस्टम को हीट दूंगा, सही है, मैं इस सिस्टम को क्या दूंगा, हीट दूंगा, तो अंदर जो ये हीट कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ ये सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे। तो हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, सही है। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि उसी टाइम में ये मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये पिस्टन जो है कुछ डिस्टेंस, यानी ये कुछ ऊपर जाएगा क्योंकि ये मूवेबल है। तो देखो, जितना हीट देने से जितने इसके मॉलिक्यूल्स के प्रेशर में जितना चेंज आया है, तो उसी टाइम वो पिस्टन इतना मूव कर जाएगा कि जितना चेंज आया है वो चेंज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब हम इस तरह कह सकते हैं कि प्रेशर में कोई चेंज आया ही नहीं है। और देखो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो मैंने लाइन में लिखा है, जब नीचे से फोर्स F अप्लाई होता है तो यह डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये पिस्टन डेल्टा वाई, यानी इसके वॉल्यूम में चेंज आता है कितना, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और इसके वॉल्यूम में चेंज आता है डेल्टा वी। अब राइट साइड पर अगर मैं देखूं तो लेट्स सपोज इनिशियली ये सेंटर वाला डायग्राम था, मैंने ऊपर राइट वाले डायग्राम में मैंने ऊपर से इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आया। अब जब नीचे की तरफ से आएगा तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से इसके मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज, लेकिन हमने इसको LTR पे रखा है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखा है। तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर पर रखने से इसका जो इसके अंदर जितना हीट होगा वो LTR में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जितना प्रेशर में चेंज आया था, प्रेशर इंक्रीज हुआ था, लेट सपोज, या डिक्रीज हुआ था, इंक्रीज हो गया था या डिक्रीज हो गया था। अब यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो जाहिर बात है प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो इसकी हीट LTR में हीट ट्रांसफ़र होने से उतना ही प्रेशर पर वापस क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर में यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक। लेकिन लेफ्ट साइड पर आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पर वॉल्यूम पहले इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन वहाँ पर हीट देने से वो प्रेशर अगेन क्या होगा, कांस्टेंट। और राइट साइड पर आइसोबैरिक कंप्रेशन है, यानी कंप्रेस वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जब हीट LTR में फ्लो करेगा तो वो प्रेशर वापस सेम होगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W की जगह वैल्यू पुट करें, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जगह मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर पिस्टन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, डेल्टा वाई, तो मैंने D की जगह डेल्टा वाई लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U और प्लस F की जगह मैंने वैल्यू लगाई PA और डेल्टा Y। अब ये फोर्स की वैल्यू कहाँ से आई, तो सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्रेशर बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स की वैल्यू निकाले तो एरिया प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी P मल्टीप्लाई बाई A। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। अब A यानी एरिया और डिस्प्लेसमेंट यानी ये लेंथ ये वॉल्यूम के बराबर होता है, तो P अपनी जगह पे और A और डेल्टा V की जगह मैंने क्या लगाया, डेल्टा A और डेल्टा Y की जगह मैंने डेल्टा V लगाया, यानी ये वॉल्यूम के बराबर होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यानी हम आइसोबैरिक प्रोसेस में हम एक सिस्टम को जितना हीट देते हैं वो तमाम के तमाम हीट उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ हिस्सा वॉल्यूम चेंज करने में इस्तेमाल होता है, जबकि इसका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल है हीटिंग और बॉइलिंग वाटर इन अ वेसल हैविंग मूवेबल पिस्टन। जाहिर बात है आप एक इस तरह बर्तन में पानी गर्म कर रहे, हीट कर रहे, जिसका पिस्टन क्या है, मूवेबल। आपने एक ढक्कन रखा है, जब वो पानी बॉयल करता है तो वो ऊपर आता है, तो उससे वो ढक्कन जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यानी उसके वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज आता है। ये एग्जांपल होता है आइसोबैरिक का।
अब इसकी ग्राफ क्या है, तो इसके दो ग्राफ है। यह लेफ्ट साइड वाला ग्राफ देखें, P1 पॉइंट पर इसका वॉल्यूम V1 था, सही है। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, V2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज V2, तो तब भी देखे V2 पर भी इसका प्रेशर P1 है, इसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है ये ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है V1 से V2 में। अब राइट साइड वाले ग्राफ में देखें, यहाँ पर इनिशियली P1 पर वॉल्यूम कितना था, V था, कितना था, V। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, V से V1 कर दिया, तब भी V1 पॉइंट पर भी प्रेशर क्या है, P1 है, यानी यहाँ पर भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये भी मेरे पास आइसोबैरिक, लेकिन ये आइसोबैरिक कंप्रेशन है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा, तो काइंडली आप लोग पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़े और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन को पढ़े। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।